टिल नाउ वी हैव लर्न कि भाई रेसिडेंशियल स्टेटस यानी कि जो भी एक्स वाई जेड पर्सन है या जो असेसी है, ठीक है, वो कब रेसिडेंट है, कब रेसिडेंट नहीं है, और अगर रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, इतना हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। नाउ इट्स टर्न फॉर if that person is resident or ordinary resident or non-ordinary resident or non-resident, then what would be his tax liability? यानी कि जो भी एक्स वाई जेड पर्सन है, ठीक है, अगर वो आर ओ आर है या आर एन ओ आर है या एन आर है, तो तीनों में से जो भी कैटेगरी उसकी आती है, फिर उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है या उसकी टैक्सेबिलिटी कितनी बनती है, वो हमें चेक करना है। बिकॉज सी, हमने जो अब तक समझा वो है रेसिडेंट है या नहीं है, बट है या नहीं है करके टैक्स पर्सन को या टैक्स ऑफिसर को उससे क्या फायदा, या इनकम टैक्स का उससे क्या लेना देना। इनकम टैक्स का लेना देना तब होता है जब तुम उसको टैक्स भरते हो या नहीं भरते। तो बस यहाँ पे हमें वही चेक करना है। पहले हमने वो फाइंड आउट कर दिया कि ये वो है या नहीं है। अब कौन सी कैटेगरी में किसको टैक्स भरना है और किसकी टैक्सेबिलिटी नहीं बनती है, ठीक है, किसकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, दैट वी विल चेक। तो यहाँ पे तुमको टोटल 5 कैटेगरी दिया है, यानी 5 अलग अलग टाइप के इनकम दिए हुए हैं कि भाई ऐसी इनकम हो तो किसके लिए टैक्सेबल और किसके लिए टैक्सेबल नहीं है। तो सबसे पहला जो है वो है इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अर्न इन इंडिया और एल्सवेयर। यानी कि इनकम है इंडिया में रिसीव हुई है, या फिर ऐसा कंसीडर करते हैं डिम टू बी, यानी कि इक्विवेलेंट माना जाता है कि इंडिया में ही रिसीव हुई होगी, ऐसा माना जाता है, तो उसको डिम टू बी रिसीव्ड बोलते हैं। ठीक है, तो तुमने उसको अर्न कहीं पे भी किया हो, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट चलता है, ठीक है, किसी एक्स वाई जेड पर्सन के साथ, और वो पर्सन जो है वो यूएस में रहता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो काम किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो करके दिया है वो यूएस का था, बट वो इंसान जो है वो पैसे आके मुझे इंडिया में देके गया। तो इनकम जो है वो कहाँ पे रिसीव हुआ, इंडिया में रिसीव हुआ। मैंने अर्न कहीं पे किया है, या ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया में ही अर्न किया हो, जैसे कि मैं यहाँ तुमको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे ही तुमको पढ़ा के मैं अर्न भी कर रही हूँ और मुझे रिसीव भी इंडिया में ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे बाहर की कोई कंट्री में पैसे मिल रहे हैं। तो या तो यहाँ पे ही कमा के तुमको यहाँ पे ही मिल रहा है, या बाहर तुमने कमाया है बट मिल रहा है इंडिया में। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में तीनों के तीनों जो तुम्हारे पर्सन है, यानी कि तीनों के तीनों जो असेसी है, आर ओ आर, आर एन ओ आर एंड एन आर, ये तीनों के लिए क्या हो जाता है, इंडिया में टैक्सेबल हो जाता है। क्यों ऐसा? तो ये रीजन यही है कि भाई इंडिया में तुमको टैक्स भरना है या नहीं भरना। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है जो मायने रखती है। ये जो डिम्ड लिखा है वो इंटरनेशनल ट्रीटी की वजह से होता है। ट्रीटी यानी एक टाइप का तुम्हारा एग्रीमेंट होता है दूसरी कंट्री के साथ, कि भाई तुम्हारा पर्सन यहाँ पे भी कमाएगा तो भी ऐसा ही माना जाएगा कि इंडिया में कमाया है। या तुम्हारे इंडिया और फॉर एग्जाम्पल इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रीटी हो गया कि भाई यूएस में अगर वो इनकम रिसीव करता है बट इंडियन है, तो फिर इंडिया में ही रिसीव किया ऐसा माना जाएगा। तो ये सारी चीजों में ट्रीटी में कवर हो जाती है, इसलिए डीम टू बी लिखा है। बट बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम इसे समझे तो इसका मतलब यही है कि कहीं पे भी कमाओ, इंडिया में मिलना चाहिए। सिंपल। तो अगर तुमने कहीं पे भी कमाया है बट इंडिया में रिसीव हुआ, यानी कहीं पे भी, यानी इंडिया में भी कमाया हो या इंडिया के बाहर कमाया हो, बट अगर इंडिया में रिसीव हुआ तो तीनों के लिए इनकम टैक्सेबल हो गया। द नेक्स्ट वन जो है तुम्हारा वो है इनकम which accrues or arise or is deemed to accrue or arise in India during the previous year, whether received in India or elsewhere. This is reverse of your first point. यानी accrue या arise होता है इंडिया में, या डीम टू बी accrue और arise होता है इंडिया में। डीम टू बी का इक्विवेलेंट ही हो गया, यानी इंडिया में ही arise हुआ है, ऐसा हम समझ के चलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल अक्रू और अराइज इन इंडिया का मतलब क्या हुआ कि मेरी यहाँ पे फैक्ट्री चल रही है, मैंने मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे किया, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, नाउ दैट प्रॉफिट बिकम्स टैक्सेबल इनकम। तो वो जो प्रॉफिट है, क्योंकि इंडिया में बिजनेस चल रहा है, ठीक है, इसीलिए इंडिया में अराइज हुआ। या मैंने यहाँ पे कोई बिजनेस किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किसी को कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड किया,
यानी यहाँ पे मैंने कुछ मैन्युफैक्चर नहीं किया है बट सर्विस प्रोवाइड किया। या मैं डॉक्टर हूँ, मैंने किसी का चेकअप कर दिया यहाँ पे, तो इनकम कहाँ जनरेट हुआ? इंडिया में जनरेट हुआ। तो इसका सिंपल मतलब ऐसा है कि अगर तुम्हारा इनकम जो है वो इंडिया में जनरेट होता है, फिर तुम दुनिया के किसी भी कोने में उसको रिसीव करो, यानी इंडिया में रिसीव करो या मंगल पे जाके रिसीव करो, ठीक है। बट सिंपल तुम्हारा अराइज कहाँ हुआ है या इनकम अक्रू कहाँ हुआ है, जनरेट कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है। दैट सिंपली मीन्स कि ये तीनों ही कैटेगरी के लिए ये क्या हो जाता है? टैक्सेबल हो जाता है। यानी ऑल दिस थ्री पीपल, या ये तीनों के तीनों जो टाइप है, वो तीनों को ही इस पे टैक्स भरना पड़ेगा इंडिया में। ठीक है, हम अभी इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, इंडियन इनकम टैक्स। ठीक है, सिंपल यानी अपना एक्ट पढ़ रहे हैं, इनकम जो इनकम टैक्स एक्ट है, तो उसमें ऐसा लिखा है, तो इंडिया में इनको तीनों को ही क्या करना पड़ेगा? टैक्स भरना पड़ेगा। तो सिंपल दोनों का ही मतलब अगर समझ ले, इनकम यहाँ पे रिसीव हुई है और यहाँ पे अक्रू हुआ है, तो तीनों को भरना ही है टैक्स। बट रिसीव बाहर कहीं पे होता है और अक्रू यहाँ पे होता है, तो भी टैक्सेबल। ठीक है, पहला जो पॉइंट हमने समझा था उसमें भी टैक्सेबल। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। Income which accrues or arise outside India and received outside India from a business controlled from India। यानी ऐसी इनकम है जो जनरेट होती है, अक्रू होती है या अराइज होती है इंडिया के बाहर। ठीक है, बट दूसरा पॉइंट, एंड रिसीव भी कहाँ पे हो रहा है? इंडिया के बाहर, यानी कि आउटसाइड इंडिया। बट जो बिजनेस का कंट्रोल है वो कहाँ से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। तो एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि भाई मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी ने क्या किया? एक नई कंपनी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, और वो कंपनी जो है उसका नाम रख देते हैं हम, चलो एक्स वाई जेड ही रखते हैं अभी, एक्स वाई जेड एंड कंपनी। और वो कंपनी जो है वो उसने स्टार्ट किया यूरोप में। यूरोप में उसने वो कंपनी स्टार्ट किया और फिर वहां पे ही उसको इनकम भी जनरेट हो रहा है, यानी उसने कंपनी वहां पे चला रहा है, काम भी वहां पे हो रहा है, इनकम भी वहां पे जनरेट होता है। बट एक्स वाई जेड लिमिटेड को कौन हैंडल कर रहा है? रिलायंस हैंडल कर रहा है। तो रिलायंस कहाँ पे है? इंडिया में है। मुकेश अंबानी कहाँ पे है? इंडिया में है। तो कंट्रोल वो लोग कहाँ से कर रहे हैं? इंडिया से कर रहे हैं। कौन सा बिजनेस? जो बाहर चल रहा है, उस पे इनकम भी बाहर हो रही है। तो सिंपल ऐसा बिजनेस कि जो बाहर भी चल रहा है, बाहर इनकम जनरेट हो रहा है और बाहर ही उसका इनकम भी रिसीव हो रहा है, बट उसको कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। तो अगर उसको हम यहाँ से बैठ के, इंडिया में से बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऐसी कैटेगरी में जो तुम्हारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ROR, ठीक है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसके लिए वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है। फिर रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसके लिए भी ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है। बट जो नॉन रेसिडेंट है उसके लिए इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, यानी कि ये जो पर्सन है वो इसके लिए टैक्स भरेगा नहीं, क्योंकि उसको वो इंडियन रेसिडेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ये रूल्स है अपने सिंपल, जो इनकम टैक्स एक्ट में लिखे हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ये भाई साहब को नहीं भरना है, बट इन दोनों को भरना है। कब? जब इनकम भी बाहर जनरेट हुआ, बाहर ही उसको रिसीव कर दिया, बट बिजनेस जो है वो इंडिया में से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। इनकम विच अक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी अदर सोर्स। तो सिंपल यहाँ पे हमें इन्हें क्या बोला गया है? इनकम जो है वो अक्रू और अराइज और जनरेट होती है कहाँ पे? इंडिया के बाहर। और रिसीव भी कहाँ हुआ है? इंडिया के बाहर, इन द प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी अदर सोर्स। और यहाँ पे कोई कंट्रोल या कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कंट्रोल भी नहीं हो रहा है यहाँ पे इंडिया से, और सिंपल तुम्हारा जो इनकम है वो बाहर ही मिला, बाहर ही अक्रू हुआ। तो ऐसे सरकमस्टेंसेस में जो इंडियन रेसिडेंट है और जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसको तो इंडिया में ही टैक्स भरना है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ का है। ठीक है, वो कहाँ टैक्स भरेगा? जहाँ पे वो रहता है वहां पे ही भरेगा। तो उसके लिए ये यहाँ पे टैक्सेबल है। बाकी की दो जो पार्टीज है, RNOR एंड NR, यानी कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, इन दोनों के लिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, अगर सिंपल इनकम भी बाहर का है और रिसीव भी बाहर हुआ है तो। ठीक है,
ये RNOR के लिए टैक्सेबल होता अगर बिजनेस यहाँ से कंट्रोल होता, तो द वर्ड कंट्रोल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब कंट्रोल यहाँ से होता है तो ये भाई साहब के लिए ये टैक्सेबल हो जाता है, बट कंट्रोल का कोई पॉइंट नहीं है, यानी कंट्रोल भी बाहर से ही है, ठीक है, इंडिया का उससे कोई लेन देन नहीं है, तो फिर इनके लिए भी ये क्या हो गया, नो, और इनके लिए ये यस रहेगा। And the last point, income which accrues or arises outside India and received outside India during the years preceding to the previous year and remitted to India during the previous year। अब सिंपल है, इनकम जो है जनरेट हुआ है इंडिया के बाहर, रिसीव भी जो हुआ है वो हुआ है इंडिया के बाहर, ठीक है, और कौन से साल में हुआ है, प्रिसीडिंग टू प्रीवियस ईयर, यानी पिछले के पिछले कोई भी साल का हो सकता है ये, ठीक है, यानी इनकम जो है वो पिछले साल की नहीं है, ना पिछले साल में जनरेट हुआ ना पिछले साल में रिसीव हुआ, कब का है तुम्हारा, प्रिसीडिंग टू प्रीवियस ईयर्स, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर, तो फिर ऐसे इनकम जो है उसको अगर प्रीवियस ईयर में रेमिट किया इंडिया में, यानी इंडिया में तुम सिर्फ उसको लेके आते हो, तो ये तीनों ही कैटेगरी के लिए टैक्सेबल नहीं रहता है, यानी कि ROR, RNOR एंड NR, तीनों के लिए ही ये क्या हो जाता है, नॉन टैक्सेबल। तो क्यों ऐसा, तो सिंपल है, एक लॉजिक है इनकम टैक्स का, कि हम इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर के लिए भरते हैं, ठीक है, तो जब हम इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर के लिए भरते हैं, उसका रिटर्न फाइलिंग हम प्रीवियस ईयर का करते हैं, तो प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर को तो वैसे भी हम अभी नहीं देखते, और दूसरा ये कि प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर पे ऑलरेडी तुमने इनकम टैक्स भर दिया होगा, जहां पे भी भरा है, अगर तुम ये कैटेगरी में हो तुमने बाहर भरा होगा, बाकी की कैटेगरी में हो तो यहाँ इंडिया में भर दिया होगा, ठीक है, बट यहाँ पे कैसा बोला है कि बाहर का ही है, यानी इंडिया का तो है नहीं, कि भाई बाहर का ही है, बाहर ही तुमने वो इनकम जनरेट हुआ और बाहर ही रिसीव किया है, तो ये भाई साहब होंगे तो उन्होंने यहाँ पे टैक्स उस पे भरा होगा जो जो साल है उसमें, और ये दोनों है तो उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में भर दिया होगा, तो फिर उसको सिर्फ तुम रेमिट कर रहे हो, यानी ऑलरेडी वो वाइट का पैसा है, ऑलरेडी ऑलरेडी उस पे कहीं ना कहीं इनकम टैक्स भर चुका है, तो उसको सिर्फ इंडिया में लेके आ रहे हो तुम पैसा, तो उस पे तुमको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। फिर इसका मतलब तो ऐसा हो गया कि मैंने कभी कमाया था पैसा, उसमें मैंने टैक्स भी भरा, फिर मैं उसको कहीं पे लेके जाती हूँ किसी कंट्री में, तो फिर उस पे तो टैक्स लगना चाहिए, इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए सिर्फ रेमिट करना, यानी पैसा एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाते हो तो उस पे टैक्स लगता नहीं है, तीनों ही कैटेगरी के लिए, तो इसलिए तीनों के लिए क्या हो जाता है, नॉन टैक्सेबल। तो ये था अपना अंडरस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी के लिए।